1885 में बॉम्बे में कुछ पढ़े लिखे भारतीयों की एक बैठक से लेकर 1947 में करोड़ों लोगों की आज़ादी के जश्न तक, ये 62 साल की कहानी सिर्फ घटनाओं की एक लिस्ट नहीं है, बल्कि एक राष्ट्र के जन्म की कहानी है। आज हम इसी कहानी की परतों को खोलेंगे और समझेंगे कि कैसे अलग-अलग विचार, रणनीतियां और बलिदान मिलकर हमारी आज़ादी की बुनियाद बने। बिल्कुल। और हमारे पास जो स्रोत हैं वो इस पूरे दौर की एक विस्तृत तस्वीर पेश करते हैं। हमारा मकसद सिर्फ ये बताना नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि ये समझना है कि क्यों हुआ। कैसे एक आंदोलन जो याचिकाओं से शुरू हुआ था वो सड़कों पर उतर आया, और कैसे एकता की कोशिशों के बीच बंटवारे के बीज भी पनपते रहे। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। इस पूरी कहानी का पहला अध्याय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से लिखा जाता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इसकी नींव एक अंग्रेज ए.ओ. ह्यूम ने रखी थी। तो क्या ये सच में भारतीयों की आवाज थी या अंग्रेजों की कोई चाल? ये एक बहुत जरूरी सवाल है, और यहीं से इस कहानी की जटिलता शुरू होती है। एक मशहूर थियरी है सेफ्टी वॉल्व की। इसके मुताबिक अंग्रेजों को 1857 जैसे एक और विद्रोह का डर था। उन्हें लगा कि अगर भारतीयों के गुस्से को निकलने के लिए एक संगठित और कह सकते हैं नियंत्रित मंच दे दिया जाए। अच्छा, एक तरह का प्रेशर कुकर रिलीज वॉल्व। हाँ बिल्कुल। तो वो एक सेफ्टी वॉल्व की तरह काम करेगा और कोई बड़ा धमाका नहीं होगा। लॉर्ड डफरिन उस वक्त वायसराय थे और उनका भी इसमें पूरा समर्थन था। मतलब शुरुआत में इसे अंग्रेज अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। तो फिर ये आजादी की लड़ाई का सबसे बड़ा प्रतीक कैसे बन गया? क्योंकि शुरुआती भारतीय नेता जैसे दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, ये बहुत दूर की सोच रहे थे। उन्होंने इस मंच का इस्तेमाल भारतीयों को राजनीतिक रूप से एकजुट करने, उनकी समस्याओं को आवाज देने और धीरे धीरे एक राष्ट्रीय चेतना जगाने के लिए किया। उन्होंने अंग्रेजों के ही बनाए हथियार को उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो ये एक धीमी और सधी हुई शुरुआत थी, लेकिन फिर 1905 में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे देश में आग लगा दी। बंगाल का विभाजन। क्या ये सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला था, जैसा लॉर्ड कर्जन ने दावा किया? कागज पर तो यही कहा गया कि बंगाल बहुत बड़ा प्रांत है और प्रशासन चलाना मुश्किल हो रहा है। लेकिन असली मकसद, जैसा कि हमारे स्रोत साफ बताते हैं, बांटो और राज करो की नीति को लागू करना था। बंगाल उस समय राष्ट्रवाद का गढ़ था और अंग्रेज हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़कर इस आंदोलन को कमजोर करना चाहते थे। पूर्वी बंगाल को मुस्लिम बहुल बना दिया और पश्चिमी बंगाल को हिंदू बहुल। बिल्कुल। और इस बंटवारे का असर क्या हुआ? क्या अंग्रेज अपने मकसद में कामयाब हुए? असर उनकी सोच से बिल्कुल उल्टा हुआ। ये बंटवारा राष्ट्रवाद की आग में घी डालने जैसा साबित हुआ। इसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ, जो आजादी की लड़ाई का पहला बड़ा जन आंदोलन था। लोगों ने विदेशी सामान का बहिष्कार किया, विदेशी कपड़ों की होली जलाई। रविंद्रनाथ टैगोर के कहने पर 16 अक्टूबर यानी विभाजन के दिन को रक्षाबंधन दिवस के तौर पर मनाया गया। अच्छा, जिसमें हिंदुओं और मुसलमानों ने एक दूसरे की कलाई पर राखी बांधी, एकता का प्रतीक। हाँ, ये एकता का एक जबरदस्त प्रतीक था। लेकिन इसी दौर में 1906 में मुस्लिम लीग का गठन भी हुआ। तो क्या ये माना जाए कि बंटवारे की राजनीति कहीं ना कहीं तो काम कर ही रही थी? हाँ, ये इस कहानी का दूसरा पहलू है। ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान और आगा खान के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। उनकी सबसे बड़ी और कह सकते हैं विवादास्पद मांग थी पृथक निर्वाचन मंडल की, मतलब सेपरेट इलेक्टोरेट्स। ये पृथक निर्वाचन मंडल क्या था? इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे। जरूर। इसका मतलब था कि कुछ सीटें सिर्फ मुस्लिम उम्मीदवारों के लिए आरक्षित होंगे और उन्हें चुनने के लिए वोट भी सिर्फ मुस्लिम मतदाता ही देंगे। ओह, ये तो भारतीय राजनीति में धर्म के आधार पर आधिकारिक बंटवारे की तरफ एक बहुत बड़ा कदम था। बहुत बड़ा और खतरनाक कदम। और अंग्रेजों ने तो ऐसे हाथों हाथ लिया और 1909 के मार्लेमेंटो सुधारों में इसे लागू भी कर दिया। तो एक तरफ बंगाल विभाजन के खिलाफ हिंदू मुस्लिम एकता दिख रही थी और दूसरी तरफ राजनीतिक तौर पर बंटवारे की नींव रखी जा रही थी। कांग्रेस के अंदर इस पर क्या चल रहा था? कांग्रेस के अंदर भी रणनीतियों को लेकर एक बड़ा तूफान आने वाला था। बंगाल विभाजन ने कांग्रेस के भीतर की दरार को और चौड़ा कर दिया। जो नरम दल के नेता थे वो अब भी याचिकाओं में विश्वास रखते थे, लेकिन एक नया गुट जिसे गरम दल कहा गया, जिसमें लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल यानी लाल बाल पाल शामिल थे। उनका मानना था कि अब सीधी कार्रवाई का वक्त आ गया है। बिल्कुल। इसी टकराव का नतीजा था 1907 का सूरत अधिवेशन।
जहां कांग्रेस दो टुकड़ों में बंट गई। जब कांग्रेस ही बैठ गई तो क्या आजादी की लड़ाई धीमी नहीं पड़ गई? राजनीतिक मंच पर शायद थोड़ी धीमी पड़ी, लेकिन जमीन पर संघर्ष का तरीका बदल गया। अब क्रांतिकारी गतिविधियां तेज हो गई। 1908 में खुदीराम बोस सिर्फ 18 साल के लड़के को फांसी दे दी गई। वो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे कम उम्र के शहीद बने। ये घटनाएं दिखाती हैं कि आजादी की तड़प कितनी गहरी थी। और ये लड़ाई भारत की सीमाओं से बाहर भी लड़ी जा रही थी, है ना? हाँ, बिल्कुल। 1913 में अमेरिका में लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की, जिसका मकसद ही सशस्त्र क्रांति से भारत को आजाद कराना था। और इसी उथल-पुथल के माहौल में 1915 में एक ऐसे शख्स की भारत वापसी हुई जो पूरी लड़ाई का चेहरा बदलने वाला था, मोहनदास करमचंद गांधी। सही कहा। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में 21 साल बिताकर लौटे थे, जहां वो सत्याग्रह का सफल प्रयोग कर चुके थे। उनका आना भारतीय राजनीति में एक नए युग की शुरुआत थी। हालांकि शुरुआत में उनका नजरिया थोड़ा अलग था। उन्होंने पहले विश्व युद्ध में भारतीयों को अंग्रेजों की तरफ से लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। हाँ, मैंने पढ़ा है कि उन्हें उम्मीद थी कि इस वफादारी के बदले अंग्रेज भारत को स्वशासन का अधिकार देंगे, और इसी वजह से कुछ लोग मजाक में उन्हें भर्ती करने वाला सार्जेंट भी कहते थे। बिल्कुल। लेकिन 1916 में एक बड़ी राजनीतिक घटना हुई, लखनऊ समझौता। कांग्रेस के दोनों धड़े फिर एक हो गए और मुस्लिम लीग के साथ भी समझौता हुआ। कागज पर तो ये एक बड़ी जीत लगती है। हाँ, उस वक्त इसे एकता की एक बहुत बड़ी जीत के तौर पे देखा गया। नरम दल और गरम दल का एक होना कांग्रेस के लिए बहुत जरूरी था। लेकिन मुस्लिम लीग के साथ जो समझौता हुआ उसकी एक बड़ी राजनीतिक कीमत थी। इस समझौते में कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन मंडल की मांग को स्वीकार कर लिया। ओहो, मतलब अनजाने में ही सही, कांग्रेस ने उस अलगाववादी राजनीति को एक तरह की वैधता दे दी। हाँ, और जिसका असर हमें दशकों बाद विभाजन के रूप में देखने को मिला। तो ये एक ऐसा समझौता था जिसने तात्कालिक एकता तो दी, पर भविष्य के लिए एक मुश्किल सवाल खड़ा कर दिया। भारत आने के बाद गांधी जी के पहले कदम क्या थे? उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत कैसे की? गांधी जी ने सीधे राष्ट्रीय राजनीति में कूदने की बजाय भारत को समझने के लिए जमीनी स्तर पर काम शुरू किया। उनके शुरुआती 3 आंदोलन बहुत महत्वपूर्ण हैं। 1917 में बिहार का चंपारण सत्याग्रह, 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूरों की हड़ताल और फिर 1918 में ही गुजरात का खेड़ा सत्याग्रह। ये तीनों आंदोलन पहले के आंदोलनों से अलग कैसे थे? ये पहली बार था जब आजादी की लड़ाई सीधे तौर पर किसानों और मजदूरों की समस्याओं से जुड़ी। चंपारण में वो तिनकठिया प्रणाली के खिलाफ लड़े, जहां किसानों को अपनी जमीन के एक हिस्से पर जबरदस्ती नील की खेती करनी पड़ती थी और उन्हें कुछ मिलता भी नहीं था। हाँ, अहमदाबाद में उन्होंने पहली बार भूख हड़ताल का इस्तेमाल किया और खेड़ा में लगान माफी के लिए संघर्ष किया। इन तीनों सफल आंदोलनों ने गांधी जी को आम जनता का नेता बना दिया। यही चंपारण में टैगोर ने उन्हें पहली बार महात्मा कहकर पुकारा। तो एक तरफ गांधी जी जनता को एक नई ताकत, सत्याग्रह से जोड़ रहे थे। इस बढ़ती रही राष्ट्रीय चेतना पर अंग्रेजों की क्या प्रतिक्रिया थी? अंग्रेजों की प्रतिक्रिया हमेशा की तरह दमनकारी थी। पहला विश्व युद्ध खत्म हो चुका था और जिस स्वशासन की उम्मीद भारतीय कर रहे थे, उसके बदले उन्हें मिला 1919 का रॉलेट एक्ट, काला कानून। हाँ, बिल्कुल। इसका सीधा सा मतलब था बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील। यानी सरकार शक के आधार पर किसी भी भारतीय को बिना मुकदमा चलाए जेल में डाल सकती थी। ये तो भारतीयों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा था। बिल्कुल। और इसी धोखे और गुस्से का नतीजा था 13 अप्रैल 1919 का वो काला दिन, जलियांवाला बाग नरसंहार। रॉलेट एक्ट के विरोध में अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण सभा हो रही थी जब जनरल डायर ने बिना किसी चेतावनी के निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। सरकारी आंकड़ों में 379 लोग मारे गए, लेकिन असल संख्या 1500 से भी ज्यादा थी। सोचकर भी रूह कांप जाती है। इस एक घटना ने यकीनन पूरे देश की मानसिकता को हमेशा के लिए बदल दिया होगा। इसने ब्रिटिश न्याय और इंसानियत पर रहे सहे भरोसे को भी चकनाचूर कर दिया। रविंद्रनाथ टैगोर ने विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। अब गांधी जी को भी यकीन हो गया था कि सिर्फ याचिकाओं से काम नहीं चलेगा। इसी की प्रतिक्रिया में 1920 में उन्होंने अपने पहले अखिल भारतीय आंदोलन असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। असहयोग आंदोलन का मतलब क्या था? इसमें लोगों को क्या करना था? इसका मूल सिद्धांत था अंग्रेजी शासन के साथ किसी भी तरह का सहयोग न करना। छात्रों ने स्कूल कॉलेज छोड़े, वकीलों ने अदालत का बहिष्कार किया, लोगों ने सरकारी नौकरियां छोड़ी और विदेशी सामानों की होली जलाई गई। हाँ,
ये पहली बार था जब करोड़ों भारतीय शहर से लेकर गांव तक एक साथ इस लड़ाई में शामिल हुए। गांधी जी ने भी अंग्रेजों से मिली कैसरे हिंद की उपाधि लौटा दी। यह आंदोलन तो बहुत सफल रहा होगा, फिर ये रुका क्यों? आंदोलन अपने क्रम पर था, लेकिन 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में एक हिंसक घटना हो गई। गुस्साई भीड़ ने एक पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। जैसे ही गांधी जी को हिंसा की खबर मिली, उन्होंने तुरंत आंदोलन वापस ले लिया। लेकिन आंदोलन को इस तरह अचानक रोक देने का फैसला, क्या ये सही था? सुभाष चंद्र बोस जैसे कई बड़े नेताओं ने तो इसे राष्ट्रीय संकट कहकर इसकी बहुत आलोचना की थी। हाँ, ये गांधी जी के सबसे विवादित फैसलों में से एक है। कई नेताओं का मानना था कि एक जगह हुई हिंसा की सजा पूरे देश को नहीं मिलनी चाहिए थी, और उस समय जो लय बनी थी वो टूट गई। लेकिन गांधी जी के लिए अहिंसा सिर्फ एक रणनीति नहीं, बल्कि एक अटूट सिद्धांत था। इस फैसले ने आजादी की लड़ाई में एक तरह का खालीपन तो जरूर पैदा कर दिया होगा। बिल्कुल। तो इस खालीपन को कैसे भरा गया? आगे की रणनीति क्या बनी? इसी खालीपन से नई रणनीतियों का जन्म हुआ। 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी बनाई, जिनका मकसद था चुनाव लड़कर काउंसिल में पहुंचना और अंदर से ब्रिटिश सरकार के काम में बाधा डालना। फिर 1928 में अंग्रेजों ने साइमन कमीशन भारत भेजा, जिसका काम भारत में संवैधानिक सुधारों पर रिपोर्ट देना था। लेकिन उसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। सही बात है। ये तो भारतीयों का सीधा सीधा अपमान था, और भारतीयों ने इसे इसी तरह लिया। हाँ, पूरे देश में साइमन गो बैक के नारों के साथ जबरदस्त विरोध हुआ। लाहौर में ऐसे ही एक विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे लाला लाजपत राय पर पुलिस ने बेरहमी से लाठीचार्ज किया, जिससे लगी चोटों के कारण उनकी मृत्यु हो गई। उनकी शहादत ने देश में गुस्से की एक नई लहर पैदा कर दी। अब ऐसा लग रहा है कि आंदोलन का लक्ष्य और तेवर दोनों बदलने वाले थे। बिल्कुल। अब तक की लड़ाई स्वशासन या डोमिनियन स्टेटस के लिए थी, लेकिन साइमन कमीशन के अपमान और लाला लाजपत राय की शहादत के बाद अब बात पूरी आजादी की होने लगी थी। 1929 में लाहौर में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुए कांग्रेस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास किया गया। अब लक्ष्य था पूरी आजादी। और इस नए लक्ष्य को हासिल करने के लिए गांधी जी का अगला बड़ा कदम था दांडी मार्च। ये सिर्फ नमक बनाने के बारे में तो नहीं था। ये सिर्फ नमक के बारे में नहीं था। ये आजादी की लड़ाई की सबसे शानदार रणनीतियों में से एक था। नमक एक ऐसी चीज थी जो हर भारतीय की जरूरत थी, अमीर हो या गरीब, हिंदू हो या मुसलमान, और सरकार ने उस पर टैक्स लगा रखा था। तो गांधी जी ने इस छोटी सी चीज को ब्रिटिश साम्राज्य के अन्याय का प्रतीक बना दिया। बिल्कुल। 12 मार्च 1930 को वो अपने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से निकले और 24 दिन पैदल चलकर दांडी पहुंचे, जहां उन्होंने मुट्ठी भर नमक बनाकर कानून तोड़ा। इसका असर क्या हुआ? इसने पूरे देश को जगा दिया। यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। देश भर में लोगों ने नमक कानून तोड़ा, टैक्स देने से मना किया और शांतिपूर्ण प्रदर्शन किए। ये असहयोग आंदोलन से एक कदम आगे था। अच्छा, अब सिर्फ सहयोग ना करने की बात नहीं थी, बल्कि शांतिपूर्ण तरीके से कानून तोड़ने की बात थी। सही। तो एक तरफ देश पूर्ण स्वराज के लिए एकजुट हो रहा था, लेकिन दूसरी तरफ बंटवारे की आवाजें भी तो तेज हो रही थीं। हाँ, और अब ये आवाजें और साफ हो गई थी। 1940 में मुस्लिम लीग ने अपने लाहौर अधिवेशन में आधिकारिक तौर पर एक अलग देश पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव पास कर दिया। तो अब लड़ाई 2 मोर्चों पर थी, अंग्रेजों से आजादी और देश की एकता को बनाए रखने की। इसी बीच दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया और फिर 1942 में आया भारत छोड़ो आंदोलन। इसे अंतिम प्रहार क्यों कहा जाता है? क्योंकि अब सब्र की सारी हदें पार हो चुकी थीं। क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद गांधी जी ने नारा दिया, करो या मरो। इसका मतलब था या तो हम भारत को आजाद कराएंगे या इस कोशिश में अपनी जान दे देंगे। ये एक सीधी और अंतिम चेतावनी थी। और अंग्रेजों ने इस पे क्या किया? अंग्रेजों ने ऑपरेशन जीरो आवर चलाकर 8 अगस्त की रात को ही गांधी जी समेत कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें लगा कि नेतृत्व के बिना आंदोलन खुद ही खत्म हो जाएगा। लेकिन हुआ इसका उल्टा। हाँ, हुआ इसका उल्टा। ये आंदोलन एक नेता विहीन आंदोलन बन गया, जिसे आम जनता ने खुद चलाया। जयप्रकाश नारायण और अरुणा आसफ अली जैसे नेताओं ने भूमिगत रहकर आंदोलन को दिशा दी। ये आजादी का सबसे बड़ा और आखिरी जनसंग्राम साबित हुआ। विश्व युद्ध के बाद ये तो साफ हो गया होगा कि अंग्रेज अब भारत में और नहीं टिक सकते। हाँ, युद्ध ने ब्रिटेन को आर्थिक और सैन्य रूप से तोड़ दिया था। अब उनके लिए भारत पर शासन करना नामुमकिन था।
1946 में वे कैबिनेट मिशन लेकर आए ताकि सत्ता हस्तांतरण और संविधान सभा के गठन का रास्ता बनाया जा सके। लेकिन तब तक कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच की खाई बहुत गहरी हो चुकी थी। और फिर अंत, आजादी मिली, लेकिन बंटवारे की एक बड़ी कीमत पर। 1947 में अंतिम वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन आए। उन्होंने अपनी योजना पेश की जिसके आधार पर भारत का विभाजन हुआ। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद तो हुआ, लेकिन जैसा कि हमारे एक स्रोत में लिखा है, एक लंबी यात्रा का अंत हुआ, गुलामी की जंजीरें तो टूटीं पर देश बँट गया। तो ये थी कहानी 1885 से 1947 तक की, याचिकाओं से शुरू होकर जन आंदोलनों तक, एकता के नारों से लेकर विभाजन के त्रासदी तक। एक ऐसी यात्रा जिसने न सिर्फ एक देश को आज़ाद कराया बल्कि उसकी आत्मा को भी गढ़ा। जब हम इस पूरी कहानी को देखते हैं तो एक सवाल मन में जरूर उठता है। हमने देखा कि कैसे एकजुट आंदोलनों के साथ साथ अलग पहचान की मांगें भी लगातार उठती रहीं। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या विभाजन की नींव बहुत पहले 1909 के मार्ले मिंटो सुधारों या 1916 के लखनऊ समझौते में ही रख दी गई थी, या ये सिर्फ आखिरी दशक की तेज रफ्तार राजनीति का नतीजा था?